चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए, जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, राइट। वहां पर हमने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, राइट, उसका क्या कॉन्सेप्ट है एंड व्हाई द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी, राइट। उसके पीछे हमने रीजंस भी हमने पढ़े थे, ठीक है। हमने उसके पीछे बेटा कारण भी पढ़े थे। बेटा हमेशा नेगेटिव ही सोचना तुम नालायको, ठीक है। तो उसके पीछे हमने रीजंस भी पढ़े थे बेटा कि क्या रीजन थे, क्यों गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आनी पड़ी, राइट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आज हम आगे की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और यही जो टॉपिक है, जो इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का काफी बड़ा टॉपिक है बेटा, जिसको अपने कंसेंट्रेशनली सुनना है, ठीक है। और जब मैं बोलूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है। तो फटाफट से जरा हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ के साथ, इसको नोट कीजिएगा बेटा मेरे साथ के साथ। लिखो, 3 मेन एलिमेंट ऑफ NEP, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बेटा वी आर हैविंग बेसिकली 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेटा रिवीजन आपको करना होता है नालायक, अगर मैं रिवीजन ही कराता रहा फिर तो हो गया तुम्हारा काम। लिबरलाइजेशन, दूसरा है बेटा हमारे पास प्राइवेटाइजेशन, फिर लिख लो बेटा, फिर बताता हूँ आपको सारा चीजें। तीसरा है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जनरली वी आर हैविंग 3 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ बेटा, जैसे कि बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए। तो बेटा इनिशियली जब हमने पढ़ा था कि सर गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस क्यों करी 1991 में, तो उसका सबसे बड़ा कारण था बेटा, कितने कारण थे इसके 5 का रीजन थे, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, राइट। यानी कि जो हमारी पहले पॉलिसी थी बेटा LQP को हमने रिप्लेस कर दिया LPG से, याद है। LQP क्या था बेटा, लाइसेंसिंग, कोटाज, परमिट, उसको हमने रिप्लेस किया LPG से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका कारण थे 5 कारण थे बेटा। पहला हाई फिजिकल डेफिसिट, दूसरा था बेटा BOP क्राइसिस, फॉल इन फॉरेक्स रिजर्व, राइट, एंड द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, एंड द लास्ट वन इज द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो पुअर परफॉर्मेंस थी बेटा, उसके कारण बेसिकली बेटा हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी बेटा, उसके हमारे 3 मेन एलिमेंट्स हैं। वी आर हैविंग 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज LPG। क्या बोलेंगे बेटा इसको, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एलोकेशन करूं क्लासेस का, तो बेटा मुझे लिबरलाइजेशन को पढ़ाने में एटलीस्ट 3 क्लासेस लगेंगी बेटा। प्राइवेटाइजेशन माइट भी एक क्लास में हो जाए, द ग्लोबलाइजेशन अगेन टेक द टाइम ऑफ एटलीस्ट 1 2 3 क्लासेस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज अब इसको लाइटली नहीं लेंगे बेटा, हर बच्चा क्लास प्रॉपर लेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉलेज के लिए भी और काफी और भी चीजों के लिए, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, एक एक करके बेटा अब हम डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो क्या आपने लिखा, नोट किया बेटा ये? इसने नोट के लिए बेटा हेडिंग डालो फटाफट, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, फटाफट से हेडिंग डालिए। और प्लीज मैं एक बात और बता दूं बेटा, सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन में अगर जितना ज्यादा आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, उतनी बेटर चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए फटाफट से हेडिंग डालिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन। नलायक को टाइम पे आया करो। लिबरलाइजेशन, ठीक है जी। अब हम लिबरलाइजेशन की डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे बिना लिखे कॉपी में। इधर देखो, राइटिंग स्टॉप। अब जरा इधर इसका कॉन्सेप्ट सुनते हैं, सर लिबरलाइजेशन है क्या और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है जी। जैसे कि आपने पढ़ा था बेटा 1951 से हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन शुरू हुई थी, और 1990 तक बेटा हमने एक पॉलिसी स्ट्रक्चर अडॉप्ट करके रखा, दैट इज LQP। देन आफ्टर इन ईयर 1991
हमने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी एलपीजी, जिसमें से हमारा एल हमने इंट्रोड्यूस करा। एल बोले तो लिबरलाइजेशन। अभी तो सिर्फ हम लिबरेशन पढ़ रहे हैं ना। तो सर ये लिबरलाइजेशन को लाने का क्या लॉजिक था, राइट बेटा? तो इस दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट इम्पोज्ड many restrictions many restrictions on domestic economy। बेटा जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था थी, स्पेशली अगर मैं बोलूं तो प्राइवेट सेक्टर, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहे थे बेटा, उनके ऊपर सरकार ने बहुत सारी कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस बेटा इम्पोज कर दी। जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग हो गया, कंट्रोल हो गया, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शंस लगा रही थी। अब सर हुआ क्या, इन रेस्ट्रिक्शंस को हमने वैसे पॉजिटिवली लगाया था कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए पब्लिक के ऊपर, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और लिबरल छोड़ा गया था गवर्नमेंट सेक्टर को कि आप वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूट कीजिए और इकोनॉमी को भी ग्रोथ कीजिए। बट इसका इफेक्ट उल्टा हुआ बेटा। जैसे ही 1990 में हमने फाउंड किया कि सबसे बड़ा जो कारण था प्राइवेट सेक्टर को बैक ऑफ करने का, उसका रीजन सबसे बड़ा हुआ करप्शन। गवर्नमेंट सेक्टर को इम्पोज, दैट इज फ्रीडम प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा नुकसान अगर हमने झेला है तो वो करप्शन का है। आज भी बेटा भारत में करप्शन बहुत ज्यादा पीक पर है। ऐसा नहीं करप्शन खत्म हो गया है, ठीक है। करप्शन की वजह से बेटा बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये समस्या जो करप्शन आया, इसका सबसे बड़ा कारण ही था कि इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट सेक्टर को फ्री छोड़ देना, गवर्नमेंट सेक्टर को हर रिजर्व देना, प्राइवेट सेक्टर को हमने पीछे छोड़ा। अब प्राइवेट सेक्टर को बैक ऑफ करने का सबसे बड़ा रीजन हुआ लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन बेटा, जब कंपटीशन ही नहीं था तो डेफिनेटली ना करप्शन तो बढ़ना ही था। मोनोपोली जहां पर क्रिएट होती है, मोनोपोली में क्या होता है बेटा, एक पर्सन का राइट्स, एक पर्सन का कंट्रोल। तो जब एक पर्सन के हाथ में सारी पावर आ जाती है बेटा, तो डेफिनेटली वहां पर वो करप्शन का ही जन्म होता है। इसलिए बेटा सरकार ने 1991 में एक ऑब्जर्वेशन किया कि यार नहीं, नाउ इकोनॉमी स्ट्रक्चर वुड बी चेंज, नाउ वी हैव टू लिबरेट टुवर्ड द दैट इज प्राइवेट सेक्टर। कुछ प्राइवेट सेक्टर की तरफ बेटा हमें लिबरलिटी दिखानी शुरू करनी पड़ेगी और कंपटीशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए बेटा भारत सरकार ने क्या किया, लिबरलाइजेशन यानी कि फ्रीडम फ्रॉम इम्पोजिशन, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। जितनी भी सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखी थी बेटा प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर, उसके ऊपर से बेटा हमने क्या कर दिया, फ्रीडम प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लाइसेंसिंग हटाया गया, राइट। जितने भी कंट्रोल इम्पोज किए गए थे उन सारी चीजों को बेटा हमने धीरे धीरे रिमूव करना शुरू किया और प्राइवेट सेक्टर को इवोल्व करना स्टार्ट किया। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर बेटा मार्केट में आया तो कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ा। कॉम्पिटिशन के बढ़ने से बेटा इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा स्पीड तरीके से हुई। तो यही चीज हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने का क्या कारण था। अगर बेसिक सिनेरियो में डिस्कस करें तो लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने का एक ही कारण था बेटा कि भारत सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर को बैक ऑफ करके गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा इंकरेज करा था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, मार्केट में कंपटीशन की कमी हो गई और कहीं ना कहीं बेटा देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, राइट। तो इन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बेटा गवर्नमेंट ने 1991 में लिबरलाइजेशन को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हालांकि इसमें काफी डिटेल है बेटा, अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने किस किस चीजों को ऑब्जर्व किया कि लिबरलाइजेशन आना चाहिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना जरूरी था। तो क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से। आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन? तो प्लीज फटाफट से इसको नोट करिए बेटा, नोट कीजिए इसको जल्दी से। इसको जल्दी से नोट करो बेटा, फिर इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। हो जाए तो प्लीज मुझे वॉलंटरली बता देना, नालायक को बार बार पूछना पड़ता है, हो गया हो गया हो गया।
फ्रीडम फ्रॉम imposing of restrictions. हो गया जी नलायकों। तो बेटा ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा कि लिबरलाइजेशन को लाने का पीछे क्या कारण था, क्यों सरकार को लगा कि अब लिबरलाइजेशन होना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा आपको क्रक्स फॉर्म में, एक कौन सा फॉर्म में बेटा चीजें बताई। अब हम इसकी ना थोड़ी डिटेल थ्योरेटिकल बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालिए फटाफट से, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, ठीक है, इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं। जरा लिखिए मेरे साथ के साथ, कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, हिंदी में इसको उदारीकरण बोलते हैं, उदारीकरण। मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, you can say firms, you can say companies, etc., whatever you said, from direct or physical control imposed by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे बेटा, पहले आप इतना नोट कीजिए, चलिए नोट इट फास्ट। कहीं पे राइटिंग का इशू हो तो प्लीज पूछ लेना। देखो भाई, जैसे कि आपने भी बेसिकली देखा, ये एक डेफिनेशन है बेटा, राइट, लिबरलाइजेशन की। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को हमें लिबरलाइज करना क्यों पड़ा। कहते हैं इट, इसका मतलब होता है सर फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी कि जो भी फर्म्स थे, कंपनीज थी बेटा, अंडर प्राइवेट सेक्टर, अंडर प्राइवेट सेक्टर, अगर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट बेटा, फर्म्स या कंपनीज थी अंडर प्राइवेट सेक्टर, जिनके ऊपर सरकार ने डायरेक्टली और फिजिकली तौर पे बेटा कुछ कंट्रोल इम्पोज किए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उन सब चीजों से बेटा फ्रीडम प्रोवाइड करना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। सुनिए क्रक्स फॉर्म में बताता हूँ सर, जितने भी भारत में प्रोड्यूसिंग यूनिट थे डोमेस्टिक इकोनॉमी में बेटा, इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर बेसिकली, उनके ऊपर जो सरकार ने डायरेक्ट और फिजिकल तौर से बेटा कंट्रोल इम्पोज कर रखे थे, वो कंट्रोल क्या थे वो थोड़ी देर में डिस्कस कराऊंगा। वो जो कंट्रोल इम्पोज इम्पोज मतलब लगा रखे थे, उन कंट्रोलों को बेटा हटाकर एक फ्रीडम प्रोवाइड करना ही लिबरलाइजेशन है। डेफिनेशन समझ आई? हाँ जी, क्या डेफिनेशन क्लियर हुआ आप सभी के? ठीक है, आई होप सो कि आपने लिख लिया हो बेटा ये। अब सर इसके ना कुछ ऑब्जर्विंग पॉइंट है सर। अभी आपने चलो कॉन्सेप्चुअली तो बता दिया था कि लिबरलाइजेशन क्यों आया, बट इसके कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन को भी डिस्कस करना बेटा बहुत जरूरी है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, और फटाफट से हेडिंग डालिए, सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस। हेडिंग डालिए बेटा, सम ऑब्जर्वेशन, सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस। रिगार्डिंग दिस मतलब लिबरलाइजेशन को लेके कुछ ऑब्जर्वेशन थे। इसको ना मेरे साथ के साथ नोट कीजिएगा बेटा, और थोड़ा ना स्पीड रखना, ताकि जब मैं समझा रहा हूँ तो प्लीज उस टाइम पे आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ समझने में हो, फिर लिखने में ना हो, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। कहते हैं प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट had imposed several types of controls, several types of control on private enterprises या सेक्टर, वट एवर यू सेड।
ठीक है, जैसे कि सर वो कंट्रोल क्या थे, जैसे कि बेटा अगर मैं बोलूँ तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, बेटा प्रायर है, प्रायर प्रायर प्रायर। दूसरा प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें थी बेटा जो सरकार ने इम्पोज की हुई थी बेटा, किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। ठीक है। दूसरा कहते हैं इट वॉज एक्सपीरियंस्ड, इट वॉज एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट that several shortcoming had emerged in the economy on account of these control। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, these control had given rise to corruption, करप्शन को बढ़ावा दिया बेटा इसने, अनड्यू डिले, इकोनॉमी में बेटा फालतू का डिले हुआ और इनसफिशिएंसी हुई, इनएफिशिएंसी सॉरी, इनएफिशिएंसी। बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रहा, काहे नहीं हो रहा शो? ग्रोथ rate of GDP had fallen sharply। एक नोट पॉइंट भी लिख लेना बेटा यहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, सिंगापुर अचीव रैपिड ग्रोथ विथ लिबरलाइजेशन। चलिए जी, नोट कीजिए फटाफट से, फिर एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल में। बेटा अनड्यू डिले, अनड्यू डिले, फालतू का डिले, अनड्यू डिले है ये, इनएफिशिएंसी। लिखा ना लायकू।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सर, कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे बेटा हम किसके रिगार्डिंग यहाँ पर। हाँ जी, किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन क्यों आया, उसके क्या कारण थे, सरकार को क्या लगा कि हमें लिबरलाइजेशन लेकर आना चाहिए। देखो बेटा ऐसा तो है नहीं रातों रात गवर्नमेंट के माइंड में बात आई होगी चलो भैया लिबरलाइजेशन लेके आते हैं, ले आए, नो। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सरकार के ऑब्जर्वेशन रहे होंगे बेटा, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बिल्कुल रहे होंगे सर, डेफिनेटली रहे होंगे। तो देखो, अगर मैं प्रायर टू 1991 की बात करूं, अगर 1991 से पहले की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था बेटा, गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी कि जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे बेटा, उनके ऊपर भारत सरकार ने बहुत सारे टाइप्स के कंट्रोल इम्पोज कर रखे थे। सर कौन कौन से कंट्रोल, भाई साहब, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल, और इम्पोज इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। तो यानी कि बहुत सारी कंडीशन थी बेटा जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगाई गई थी कि आप एक हद से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, आप इतना फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर सकते पब्लिक से, राइट। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग लेना मैंडेटरी है, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग तो वैसे आज भी मैंडेटरी है, बट उसके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन दे दी गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में आपको पढ़ाई जो बेटा चैप्टर नंबर 4 में। तो कहने का मतलब सर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जब इतने सारे कंट्रोलिज्म होंगे, इतने सारे दैट इज रेस्ट्रिक्शंस लगे रहेंगे बेटा, डू यू थिंक उसका ग्रोथ हो पाएगा। बेटा अगर मैं किसी पर्सन के ऊपर दुनिया भर के कंट्रोल लगा दूं, तो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता, और फिर बोलूंगा चल ग्रोथ कर, कैसे पॉसिबल है बेटा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, बोल रहा हूँ चल, हाउ इज दिस पॉसिबल, राइट। तो उसको फ्री छोड़ना जरूरी है बेटा उसकी ग्रोथ के लिए। इसलिए बेटा सरकार को फिर इस कंट्रोल के ऊपर सरकार ने कुछ सोचा, सरकार ने ये एक्सपीरियंस किया कि यार इस पॉलिसी कंट्रोल के कारण हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स आ गए, बहुत सारी कमियां आ गई, ठीक है। हैड टू एमर्ज विद द इकोनॉमी दीज कंट्रोल, इन कंट्रोल के कारण बेटा इकोनॉमी में बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स यानी कि कमियां क्रिएट होगी बेटा। हाँ, हर सेक्टर बेटा प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर रहा था। सरकार ने देखा कि इन कंट्रोल के कारण बेटा करप्शन बढ़ गया, अनड्यू डिले, जो काम जल्दी से होना चाहिए वो काफी धीरे से काम हो रहा है, इनएफिशिएंसी आ गई बेटा, राइट। हम किसी भी सेक्टर में एफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। हर सेक्टर में हमारा कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो ये इन सारे कारणों के कारण, और जीडीपी की ग्रोथ भी बेटा हमारी शार्पली डिक्रीज होती जा रही है। सर इतने सारे प्रॉब्लम्स के कारण भारत सरकार को लगा कि अब हमें ना थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। इसलिए बेटा सरकार ने क्या करा, फटाफट से लिबरलाइजेशन को लॉन्च कर दिया। तो सर एक बार मैं करेक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब सरकार ने इतने सारे कंट्रोल इंपोज कर रखे थे बेटा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जिससे सरकार को लगा कि इन कंट्रोल के कारण बहुत सारी कमियां उत्पन्न हो गई हैं अर्थव्यवस्था में, जिनके कारण करप्शन, अनड्यू डिले, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गया इकोनॉमी में, जिनके कारण जीडीपी हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो इसलिए सरकार को लगा अब हमें इन पॉलिसीज को हटानी चाहिए। क्या बेटा सरकार के पास कोई एग्जाम्पल भी था, कोई ऐसा देश जिसने लिबरेशन अडॉप्ट करा और उसको ग्रोथ हुआ? जी सर बिल्कुल, कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर ने बेटा लिबरलाइजेशन अडॉप्ट करके अपनी ग्रोथ को काफी रैपिड किया था। तो सरकार के सामने कुछ एग्जाम्पल भी थे बेटा डेवलपिंग कंट्रीज के, कि जिन्होंने लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस करके काफी ग्रोथ भी अचीव करी थी। तो सरकार ने बेटा इन पॉइंट को देखकर बेटा लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ आया क्यों लिबरलाइजेशन आया? अभी हम लिबरलाइजेशन पढ़ नहीं रहे बेटा, अभी मैं लिबरलाइजेशन नहीं पढ़ा रहा आपको, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ लिबरलाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या आप सभी के क्लियर हुआ ये? भलाई को तुम्हारे चक्कर में गला खराब ना हो जाए कभी, पता लगे मैं ए जाने से पहले ही गला खराब हो जाए। ठीक है, पक्का क्लियर है सभी को? श्योर ना? किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता भैया। चलिए फिर अब पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, सॉरी सर इतना सारा लिखवाया रहता है तो। अच्छा, ओके 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 ओके। लिबरलाइजेशन, बेटा नोटिंग तो करनी पड़ेगी, बिना नोटिंग के मजा नहीं है बेटा इकोनॉमी पढ़ने में। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ नोट्स देके प्रोवाइड करवा के आपको क्लासेस दे देते हैं,
बट आप देखना उसमें और इस स्टडी में बहुत फर्क दिखेगा बेटा आपको। मैं भी कर सकता था बेटा कि मैं एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कर दूं और डिक्टेट कर दूं, उससे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा बेटा। मैं नोटिंग करवाता हूँ, इसका कारण है ताकि आपको चीजें क्लियर हो, रट्टा ना मारो आप। नेक्स्ट टाइम से बता दिया करूंगा बेटा कितना लिखवाना है, ठीक है। चलो अब इकोनॉमी के सेक्टर में दैट इज लिबरलाइजेशन के कारण क्या क्या रिफॉर्म्स है, बोल दो झूठ बोलो ना लाइक, ये तुम्हें समझ में नहीं आता। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है जी। तीसरा फिस्कल रिफॉर्म्स। चौथा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन के अंदर बेटा जो पॉलिसीज आई, राइट, उस लिबरलाइजेशन ने किस किस सेक्टर्स को इम्पैक्ट डाला। ऑब्वियसली बात है पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट डालेगा बेटा। तो सबसे पहला था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आया, फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आया बेटा, फिर फिस्कल रिफॉर्म्स आया, और फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, अब एक एक करके इन पॉइंट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है बेटा। तो आज की क्लास में भी सिर्फ इसमें लग जाए और इसका भी पूरा ना हो पाए, ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कीजिए। फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि लिबरलाइजेशन में कम से कम 2 से 3 क्लास लगेंगे बेटा समझाने में पूरा। नोट कीजिए इसको फटाफट से। हो गया जी सभी का? ठीक है जी, अब लिखो फटाफट से इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए ये डिस्कस करना है बेटा हमें। तो फटाफट से इसकी थ्योरी लिखिए। कहते हैं जी लिबरलाइजेशन वर्चुअली implied deregulation of industrial sector of the economy following observations। सबसे पहला abolition of industrial licensing। दूसरा contraction of public sector। तीसरा de-reservation of production area। फोर्थ extension of production capacity। बेटा जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस का आपका नोट्स का रजिस्टर्ड होगा ना बेटा, वो थोड़ा बड़ा रखना उसको, ठीक है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि थ्योरी बहुत सारी लिखनी पड़ेगी आपको इसमें। फिफ्थ था बेटा फ्रीडम
टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेटा एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना हमें, ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कीजिए। लिखा बच्चों, देखिए कहता सर लिबरलाइजेशन वर्चुअली इम्प्लाइड डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। सर ये क्या होता है, सुनिएगा। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर के ऊपर दुनिया भर की रेगुलेशंस इम्पोज कर रखी थी। लॉट्स ऑफ रेगुलेशंस आर इम्पोज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो सर इस लिबरलाइजेशन की वजह से वो सारी की सारी रेगुलेशंस क्या हो गया बेटा, डी रेगुलेशन का मतलब हटा दी गई। अब कम से कम रेगुलेशन बेटा किन के ऊपर थी, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। सर वो क्या क्या थी, वो चीजें लिखी हुई बेटा। लाइसेंसिंग को हटा दिया गया बेटा, अबॉलिश कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया गया बेटा, जहां पर पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी वहां पर कम कर दिया गया बेटा। प्रोडक्शन एरिया जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखा था उसको डी रिजर्व करना शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर, याद है मैंने आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है बेटा, उसको भी लाइसेंसिंग ऑब्टेन करनी पड़ती थी, याद है ना, एक्सपेंशन। तो उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बेटा, एक्सपेंशन के लिए उसको भी हटा दिया गया बेटा, ठीक है। और फ्रीडम प्रोवाइड कर दी बेटा किसी भी कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। क्या होता था, इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी बेटा, ठीक है। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं बेटा जो भारत में प्रोड्यूस नहीं होते थे उस टाइम पे, कैपिटल गुड्स। तो अगर मुझे उसका बिजनेस करना है तो उसके ऊपर दुनिया भर के लाइसेंसिंग लगी हुई थी बेटा, पॉलिसीज लगी हुई थी। भारत सरकार ने कहा कि कैपिटल गुड्स को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर हम आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट को बेटा हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, राइट, लाइसेंसिंग हटा के क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, वगैरह वगैरह सारी चीजें बेटा हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। ये तो एक बेसिक सिनेरियो होती है जो आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने पॉइंट थे बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सबसे पहले क्या कर दिया गया, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देखो याद करना है सारी चीजें। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तीसरा डी रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन एरिया, expansion of the production capacity, freedom to import capital, sorry, freedom to import capital goods, ठीक है जी। यार तुम बोल तो सकते नहीं हो, नालायक हो, हाँ या ना बोल दो। किसी को कुछ पूछना है बेटा इसके रिगार्डिंग, इसको नोट करो फटाफट से। हालांकि अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इन सारी चीजों को। ठीक है जी, तो फटाफट से हेडिंग डालिए। पहला पॉइंट, अबॉल्यूशन, अबॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है, अबॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। देखो उसको, चलिए जी, तो फटाफट से हेडिंग डालिए, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो बेटा देखते हैं इसको क्या कहता है ये सिचुएशन, तो लिखिए फटाफट से। कहते हैं इन जुलाई 1991, याद रखना इसको, एमसीक्यू में पूछ सकता है बेटा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, ठीक है जी। कहते हैं इट अबॉलिश्ड
इट अबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज। और इन इंडस्ट्रीज के नाम आपको याद रखना है भैया। पहला है लिकर, दूसरा है सिगरेट, तीसरा है डिफेंस इक्विपमेंट्स, चौथा है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन एक्सप्लोजिव्स, डेंजरस केमिकल्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से हमें क्या पता लगता है। सर कहते हैं जब जुलाई 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, यानी कि वही लिबरलाइजेशन वाला सिचुएशन अनाउंस हुई, तो उसने क्या करा, अबॉलिश कर दिया बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग फॉर ऑल इंडस्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर, बट कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर। यानी कि सर आज भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको सरकार से लाइसेंस लेना ही पड़ता है। सारी इंडस्ट्रीज को माफ नहीं किया गया बेटा, कुछ इंडस्ट्रीज को अभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। और बात भी सही है ना बेटा, लिकर अल्कोहल बनाते हैं जो, एक बात बताओ अगर इन नलायकों को फ्री छोड़ दिया जाए, ये तो हर गली में एक दुकान खोल देंगे बेटा और लोगों को लिकर अल्कोहल पिलाते रहेंगे बेटा। ठीक है, सिगरेट डेंजरस फॉर हेल्थ और नॉट, यस इसकी भी बेटा लाइसेंसिंग है। डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है, जितने भी वेपन्स वगैरह बनते हैं बेटा, वो भी आज भी बेटा लाइसेंसिंग के अंडर ही है, वरना हर कोई बेटा वेपन्स बनाने लग जाएगा तो हर किसी के पास AK-47 भी रहेगी बेटा। फिर कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, जो एक्सप्लोजिव डिवाइस बनते हैं बेटा, उनके रिगार्डिंग भी बेटा रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, और डेंजरस केमिकल्स भी जो बनाते हैं बेटा, अगेन आपने देखा ये सारे के सारे प्रोडक्ट बेटा एक तरह से हजार्डियस गुड्स हैं। हजार्डियस गुड्स बोले तो डेंजरस गुड्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बेटा एक सोशल डिस्टरबेंस को क्रिएट करते हैं। तो बेटा सोशल डिस्टरबेंस को क्रिएट ज्यादा ना किया जाए, इस वजह से आज भी सरकार ने इनके ऊपर लाइसेंसिंग इम्पोज कर रखी है, ताकि इनका जो प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हिसाब से हो, प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से ना हो। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें छोड़ दिया जाए बेटा, और ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा डिमांड भी इन्हीं चीजों की है। ठीक है, आप लॉजिकली देखिए, जैसे ही बेटा लॉकडाउन में लिकर शॉप्स को ओपन किया गया था, देखा था कितनी भीड़ थी बेटा वहां पे। इतना तो बुक्स की शॉप में भीड़ नहीं होती बेटा जितनी वहां भीड़ थी। तो कौन सा पर्सन बिजनेस नहीं करना चाहेगा, ऑब्वियसली करेंगे, इसलिए बेटा इन 5 बिजनेसेस को रेस्ट्रिक्शंस के अंडर ही रखा गया आज भी। अगर ये बिजनेस डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली इनको लाइसेंस ऑब्टेन करना है। समझ आ गया सर? जब इंडस्ट्री पॉलिसी आई तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज में से लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, बट आज भी 5 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके ऊपर लाइसेंसिंग इम्पोज किया गया है। पहला लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डेंजरस केमिकल, इन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज बेटा फ्री हैं बिजनेस करने के लिए, उनके ऊपर कोई लाइसेंसिंग इम्पोजिशन नहीं है, वो हटा दी गई। बोलो जी, समझ में आया सभी के? पक्का ना? श्योर? चलो एक और पॉइंट लिखते हैं बेटा, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। ये लिख लेना सबने, सेकंड पॉइंट लिखो। लास्ट पॉइंट है बेटा आज की क्लास का, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार हुआ, तो फटाफट से लिखिए मेरे साथ के साथ। कहते हैं सर, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज
reserved for public sector was reduced from 17 to 8. कहते हैं the number of these industry was reduced merely to two. पहला atomic energy and railways. कुछ दिनों में शायद बेटा नहीं बेटा ये 17 है, जैसे 17 to 8, 17 और ये 8 है बेटा, ओनली 8। और ये 2010 to 11 है, ये 10 है बेटा, समझे ना लायक। देखा, देखो भाई, जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, राइट, तो जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व कर रखे थे बेटा कौन से सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, उनको रिड्यूस कर दिया गया। सर कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व हो रखी थी बेटा, पहले 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर रखा था सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको रिड्यूस करके आज की डेट में कितनी थी बेटा, 18, सॉरी 8, ठीक है, यानी कि 17 से रिड्यूस करके कितनी कर दी गई बेटा, 8। ये 2010 तक का डेटा था, बट सर 2010-11 में गवर्नमेंट ने और कम करके सिर्फ 2 कर दी, यानी कि आज के डेट में सिर्फ 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं बेटा जहां पर फुल्ली एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका है बेटा, सरकार का। वो कौन सी है बेटा, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। दीज आर द 2 इंडस्ट्री जहां पर बेसिकली बेटा आज के डेट में सरकार का इम्पोजिशन है, रिजर्वेशन है, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी और रेलवे बोलते हैं। माइट भी आने वाले टाइम में बेटा रेलवे भी आपको यहाँ ना दिखे, ठीक है, वो भी प्राइवेट सेक्टर की ओर चला जाए। तो बेसिकली बेटा पहले कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, 17, फिर उसको रिड्यूस करके कितनी कर दिया गया, 8, ठीक है, 8 कर दिया गया। और फिर सर उसको फर्दर रिड्यूस करके 2010-11 में इसको कितना कर दिया, मेयरली 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी गई बेटा, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। और माइट भी आने वाले टाइम्स में बेटा रेलवे को भी हम यहाँ पर ना पाए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके बेटा सरकार क्या करे, जितने भी सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए बेटा रिजर्व करके रख रखे थे, उनको रिड्यूस करके प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट उसमें कराई जा रही है, ताकि इकोनॉमी को एक ग्रोथ, एक रैपिड ग्रोथ दी जा सके। समझ आया जी, बोलिए फटाफट से, क्या क्लियर हुआ ये सेकंड पॉइंट भी आपके। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और प्लीज बेटा जो बच्चा यूट्यूब से क्लासेस ले रहा है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप नोट्स अच्छे से बनाना प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। और रेगुलर आपको क्लासेस देखनी है बेटा, यानी कि एक दिन देखा 2 दिन नहीं देखा, प्रॉपर क्लासेस देखनी है आपको भी, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा बाकी के कॉन्सेप्ट्स। प्लीज इसको रिवाइज करके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।